हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम अपनी सीटेट की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। यानी सीटेट की तैयारी जो हम कर रहे हैं सीटेट 2023 के लिए, तो नेक्स्ट क्लास देखेंगे सीटेट 2023 में। आपको पता है सिलेबस वाइज हम कवर कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ लिया था, इससे पहले का हमने सारा कॉन्सेप्ट कर लिया है। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की तक हम कवर कर चुके हैं। आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये आज का टॉपिक है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। ज़्यादातर जिसने भी बीएड करी है उसे तो पता ही है भाई, ये बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर क्यों जोर देते हैं और प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर क्यों जोर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोनों। चलिए समय व्यतीत करते हुए जल्दी से लेते हैं, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो आपको ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है आपका। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, देखो। अब ये मत कह देना जो जैसे हम जब बीएड में थे वहाँ पे फनी वे में टीचर को कहते थे, जब बालक को केंद्र में बैठाया जाता है उसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें। बिल्कुल देखो, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये है, पहले के टाइम पर आपको पता है कि गुरु शिष्य परंपरा वाली चीज़ें आती थी, और उस टाइम पर शिक्षा यानी कि टीचर्स चाइल्ड की जगह टीचर सेंटर एजुकेशन होती थी। यानी कि टीचर सेंटर एजुकेशन को माना जाता था, और टीचर सेंटर एजुकेशन को मानते 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 एक ऐसा टाइम आया जब बालक को क्या करा गया, बालक को महत्व दिया गया, और बालक के महत्व के लिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बनाई गई। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या करा, बालक के मनोविज्ञान को समझा और उसको शिक्षक के यानी शिक्षा की व्यवस्था में जोड़ा गया। उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए ही बाल केंद्रित शिक्षा का मॉडल आया था। लिख लीजिए छोटा सा, वैसे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा बालक या शिक्षा व्यवस्था एवं कठिनाई को दूर करने के लिए, इसे छोड़ दीजिए, लिखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा को बेहतर, शिक्षा को अच्छा और बालक की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आया था। ठीक है, फिर इसका क्या उद्देश्य था भाई, बाल केंद्रित शिक्षा का मेजर इम्पोर्टेंट जो थी, तो उसमें क्या था कि बच्चे के अनुसार ही शिक्षा को लेके जाया जाए। बच्चे के अनुसार मतलब उसकी जो पढ़ रहा है उसी हिसाब से भाषा हो, उसी हिसाब से एनवायरनमेंट हो, उसे क्या ना फ्रीली माइंड से छोड़ा जाए। उसके शिक्षक को उस पर जोर ज़बरदस्ती ना करी जाए। जो चीज़ें उसके दिमाग में घुस सकती हैं उसे लेके जाए। संबंधित विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जैसे अनुशासन है, व्यवहार है, जागरूकता है, उसमें क्या करा जाए, उसमें बालक को इन्वॉल्व करा जाए, समूह गतिविधि करी जाए। तो यानी कि इस तरह से सारी की सारी क्या करा गया है, टीचर अपने हिसाब से कुछ नहीं, बच्चे के हिसाब से चलेगा। यानी कि जैसे कह रहे थे ना कि रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल भले ही टीचर को पता है, टीचर सब कुछ है, पर उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो बच्चे के हाथ में भी नहीं है एक तरह से, और टीचर का जो रिमोट कंट्रोल है वो उसके स्वयं के हाथ में भी नहीं है। टीचर जो है बच्चों के अनुसार चलेगा। जैसे बच्चे ने कह दिया, बच्चे को आज सिखाना है, मान लीजिए एनवायरनमेंट में, हम मान लेते हैं कुछ भी सिखाना है, एनवायरनमेंट में हमें कुछ भी सिखाना है, मान लेते हैं हम उसे पेड़ के बारे में सिखाना, तो उसे पेड़ का एक तरह से चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे वो कहीं से भी लाए। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। उसे भ्रमण भी कराने लेके जा सकता है, वो उसे पेड़ों के बोने के लिए भी कह सकता है। तो यानी कि एक तरह से जो
जो कॉन्सेप्ट था हमारा टीचर सेंटर एजुकेशन वाला, वो कॉन्सेप्ट परिवर्तन होकर बाल केंद्रित शिक्षा में परिवर्तित हो गया। फिर आगे चलते हैं, इसके मेजर पॉइंट क्या क्या हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो मुख्य विशेषता आपको पता ही है, बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता है। एक तो जो ये बालक को ठीक से समझाना, फिर आगे क्या आ जाएगा, शिक्षा पद्धति, फिर आ जाएगा मूल्यांकन परीक्षण विधि आ जाएंगे इसमें, पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति, यानी पाठ्यक्रम किसके अनुसार हो जाएगा, बालक के अनुसार हो जाएगा, फिर आ जाएगा व्यवस्थाएं और अनुशासन का प्रयोग। लिख लीजिए, 5 पॉइंट लिख लीजिए, फिर इनको ब्रीफ में समझाते हैं। पहला आ जाएगा बालकों को ठीक से समझाना। दूसरा क्या आएगा, शिक्षण पद्धति। तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, मूल्यांकन एवं परीक्षण विधि। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, पाठ्यक्रम की प्रकृति। और पांचवा आ जाएगा हमारा, पांचवा क्या होगा, पांचवा व्यवस्थापना एवं अनुशासन। सीधे सीधे अनुशासन के लिख लीजिए, अनुशासन का प्रयोग, ये हो जाएगा आपका ये 5 पॉइंट। अब चलते हैं इनके पॉइंटों में, यानी कि एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। पहला क्या था आपका, बालक या बालकों को, मैं लिख नहीं रहा बिल्कुल ठीक, आपको पॉइंट लेके सारे एक एक समझा देता हूँ, क्योंकि लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा और ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, बालकों को ठीक से समझाना। भाई बालकों को ठीक से समझाना क्या है, अगर मान लीजिए ABCD है, ABCD के कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। PRT की बात करें, प्राइमरी की बात करें, चलो हम ठीक है, पेपर 1 की बात करें, तो PRT में बच्चे को क्या है, ABCD पूरा समझाएगा। A फॉर एप्पल, अब A फॉर एप्पल पूरा हमने पढ़ा, आपने पढ़ा और आज का बच्चा पढ़ रहा है। अब कोई टीचर उसे A फॉर एरोप्लेन पढ़ाना शुरू कर दे, या फिर A फॉर कुछ भी मान लीजिए, A फॉर एंट पढ़ाना शुरू कर दे, क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन भी आएगा। बालकों को ठीक से समझाना है, बालकों को ये कहना है A फॉर एप्पल ही नहीं होता, A फॉर आंट भी होता है। A मतलब A से उसे सारे नाम बता दो, A फॉर एप्पल, A फॉर आंट, A फॉर एरोप्लेन, A फॉर अलेक्जेंडर, A फॉर और क्या है, और बताइए नाम कोई। A फॉर मान लीजिए आकाश हो गया, A फॉर अमृता हो गया, A फॉर कोई भी और चीज़ मान लीजिए, ये A से अडानी हो गया। तो इस तरह से जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो क्या वो सीखेगा, नहीं सीखेगा। यानी कि बच्चे को ठीक से समझाने का मतलब ये, बच्चा जो है उसे समझ में आना चाहिए। यानी कि शिक्षा का क्षेत्र इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे के जो बाल केंद्रित शिक्षा बनाई गई, बालक को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन की जो प्रक्रिया हो इस तरह की होनी चाहिए जिससे वो उसका उद्देश्य पूरा हो सके, एक मानसिक रूप में थकावट महसूस ना हो, बच्चा एंजॉय पूर्ण कर। आप गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि देखिए पढ़ने के मामले में अगर मान के चलूँ, अगर सारी कमियां दूर हो जाएं, तो प्राइवेट स्कूल जिस दिन कमियां दूर हो जाएगी तो जो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनकी इतनी अच्छी दिशा मान के चलता हूँ मैं, अगर जो लापरवाही ना करे। अब बहुत सारे आज का समाज ये मान के चलता है कि बस पैसा लो और चलो। अब देखो 1 मिनट आपको चीज़ें, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी भी होती है। देखो ये है BTech, IIT, NIT, अब मान के चलो MBBS, इनको चलो अपना B.Ed M.Ed भी लेके चलते हैं, ठीक है, B.Ed M.Ed, ठीक है। ये है हमारे फेमस चीज़ें, और भी कोई होगा अभी जितने याद आ रहे हैं उतने। अब ये
ये और ये पांचों व्यक्ति यहाँ पर गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, ठीक है। और इनका एम है कि मुझे फ़ॉरेन में जाकर, मतलब फ़ॉरेन में भी जाके मैं अपनी क्या नाम सेवा दूँ और वहाँ पर जाकर जॉब करूँ। अब इन में से पांचों के पांचों की जॉब लग जाती है फ़ॉरेन में, ठीक है। इन्होंने उससे पहले जॉब करी है इंडिया में। इंडिया में जॉब क्या करी है, सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब करी है इन्होंने, और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के बाद वो फ़ॉरेन में मतलब फ़ॉरेन में जाके जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर बीटेक वाला, आईआईटी वाला, एनआईटी वाला, एमबीबीएस वाला, बीएड वाला, यानी कि जो टीचर है, डॉक्टर है, एनआईटी है, आईआईटी है, ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। आप देखिए किसी भी एम्प्लॉय को, यानी कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल जाओ तो क्या वो इस तरह से बात करता है जैसे आप क्या ना फॉरेन में जाके किसी डॉक्टर से बात करते हैं। वहाँ पर जाकर देखिए, ये कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है। अगर यहाँ पर भी आप उसी तरह का एनवायरनमेंट रखो, उसी तरह का पढ़ाना शुरू करो, उसी तरह का पेशेंट के साथ ट्रीट करो, उसी तरह का अपने एम्प्लॉय के साथ रहो, तो क्या अपना देश और आगे नहीं बढ़ेगा। पर यही वहाँ पर पता है ना कि वहाँ पर अगर कि इस तरह का बिहेवियर कर दिया तो नौकरी से तो निकालेंगे ही, और अलग से फ़ाइन और होगा। यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं। यहाँ पर क्या है, डॉक्टर क्या कर रहा है, बदतमीज़ी से बात कर रहा है, गवर्नमेंट डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, और क्या ना इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। टीचर है वो बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं। प्राइवेट में देखो, सब गवर्नमेंट की बात करते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। चलो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लो, अपने बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो जो चीज़ें देखो, पर हाँ एक चीज़ और है, आज के टाइम पर बहुत सुधार हुआ है, स्कूलों में सुधार हुआ है, हॉस्पिटलों में सुधार है, पहले के मुकाबले बहुत सुधार है आज के टाइम पर। ये चीज़ें ध्यान रखना। आपको ये बात जब ये समझोगे तब पता चलेगी। बाहर जाकर वही सेम व्यक्ति सर और मैडम करके बात करता है, और यहाँ कहता है जाके बैठ जाओ यहाँ, इस तरह से बात करता है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे चले हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। ये कभी भी अगर जो कानून है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बनेंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी। हम कहते हैं बालकों को ठीक तरह समझाना। भाई बालक का जो कॉन्सेप्ट है वो बाल केंद्रीय शिक्षा में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए बालकों को ठीक से समझाना आना चाहिए। बालकों को अगर मान लीजिए कुछ और समझा रहे, बालकों को पर्यावरण समझा रहे, पौधा समझा रहे और ये चीज़ें समझा रहे हो, अगर छोटी चीज़ों में जैसे दिशाओं का ज्ञान करा रहे हो तो दिशा का पता होना चाहिए। दिशा को कैसे पता चलेगा, आप उसे कहो कि बच्चों जब सुबह सूर्य निकलता है तो आप इस दिशा में खड़े हो, या जिस दिशा में सूरज निकलता है उसे ये इस दिशा के कहते हैं, उसके पीछे ये दिशा होती है। तो ये जिससे बच्चे को पता चल जाएगा सूरज किस दिशा में निकलता है, बताओ। सन राइजेस इन ईस्ट, और मतलब अस्त किस में होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपको दिशाओं के बारे में बताना है। नॉर्थ में क्या होता है, साउथ में क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, वेस्ट में क्या होता है। ये जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो बच्चा वो अपने आप ही ठीक तरह समझेगा। तो इसलिए कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को, यानी कि मान लीजिए, चलो एक और चीज़ और लेके चलते हैं। अब आपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में तो पढ़ा नहीं, सिक्स्थ सेवन्थ में जब आप साइंस पढ़ते हो तो रिवॉल्यूशन पढ़ते हो, यानी कि रोटेशन पढ़ते हो, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो। रोटेशन में आपको बच्चे को सेंटर में लेके चलना है। चलो इसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूंगा, और एग्जांपल बता दूंगा। रोटेशन में लेकर उसे कहो कि अपने चारों तरफ आप एक रस्सी बांधकर घूमो, तो वो जो उसके साथ घूमने वाले रस्सी के साथ जो चीज़ें बन रही हो तो इस तरह से घूमेगी। तो यानी कि बच्चा सेंटर में, और तो वो क्या दिखा रहा है, उससे चीज़ों को सिखा रहा है, उसमें बच्चे को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा हम उदाहरण लेके चलते हैं, और किसका उदाहरण लेके चलेंगे हम, ये तो ओके। हाँ, एक और ज्योग्राफी में जब हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं, टाइम यानी कि जब जंतर मंतर वाली जो घड़ी है ना, टाइम के हिसाब से चलते कि इतने टाइम पे ये होगा, इतने टाइम पे होगा, तो उसमें भी यही सेम रूल यूज़ होता है। उस सेम रूल यूज़ करके उसे बच्चे को यहाँ खड़ा कर दिया जाता है, यानी कि उसे इंक्लूड करा जा रहा है, और यहाँ पर खड़े होकर उसे कहे
जब उसकी शैडो पड़ेगी, किस तरह पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, किस तरह पड़ रही है सूरज की, तो वो क्या कहेगा, वो उसे ठीक तरह से समझाने की, यानी कि पूरी बिल्कुल A to Z सिखाने की बात कर रहा है। ठीक है, ये समझ गए। आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट का कौन सा है कॉन्सेप्ट हमारा, शिक्षण पद्धति। शिक्षण पद्धति। अब शिक्षण पद्धति में क्या आएगा, शिक्षण पद्धति का मतलब ये है कि जो शिक्षा शास्त्र के शिक्षक को बताया जाता है कि किस तरह से हमें पढ़ाना है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, महत्वपूर्ण तरीके होते हैं, लाभ, यानी कि जो दृष्टिकोण होता है, जो रुकावट होती है, भाई सीधी सीधी बात ये, आपको कहाँ पर ऑडियो विजुअल ऐड का प्रयोग करना है, कहाँ पर ऑडियो ऐड का प्रयोग करना है, कहाँ पर विजुअल ऐड का प्रयोग करना है, कहाँ पर TLM का प्रयोग करना है, कहाँ पर चार्ट पेपर लेके जाना है, कहाँ पर भ्रमण लेके पद्धति का यूज़ करना है। शिक्षण पद्धति यही बताती है कि बच्चे को सेंटर में रखकर, बच्चे को मतलब एक तरह से फोकस कर उसे किसी भी पद्धति से हमें सिखाना है, यानी कि A to Z साम दान भेद सारे अपनाकर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बच्चे के ज्ञान को बढ़ाना है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन आपको पता है मूल्यांकन क्यों करा जाता है, मूल्यांकन क्या होगा, परीक्षण होगा, हाँ परीक्षण विधि। अब मूल्यांकन और परीक्षण विधि का क्या होते हैं भाई, मूल्यांकन जब शिक्षण से, यानी कि शिक्षण के द्वारा शिक्षक की समस्या हल नहीं होती तो क्या होता है, बालक के ज्ञान की विकास के मूल्यांकन और परीक्षण करना जाता है। अब मूल्यांकन और परीक्षण से क्या होता है, मूल्यांकन और परीक्षण से बच्चे ने कितना सीखा, बच्चा कितना ज्ञान इसको, यानी कि जो उसे पढ़ाया गया है, यानी कि जो पहली 2 स्टेज में बच्चे को ज्ञान प्राप्त कराया गया है, उस ज्ञान को अब देखेंगे कि हम कि बच्चे ने पूरा ग्रहण करा भी है कि नहीं, या फिर एक इस क्लासरूम में बैठकर एक मूर्त रूप से उस चीज़ को सीखा है, या मूर्त रूप से उसमें सर हाँ के सर में हाँ हाँ कर वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मूल्यांकन और परीक्षण की विधि आती है, जिसमें एक तरह से मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन से परीक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है, और शिक्षक की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के बराबर ये जानने का अवसर होता है कि उसने कितना सीखा, सफल है, असफल है, कितना उसे और करना है, कितनी उसकी त्रुटि है, त्रुटि से क्या सीखा है, क्या सीखना है उसे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा पॉइंट क्या है, पाठ्यक्रम की प्रकृति। भाई ये ध्यान रखना, इसमें इम्पोर्टेंट होती है, सबसे पहले आता है भाषा। भाषा, आयु, स्तर, क्षेत्र, स्तर, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसकी प्रकृति, हाँ प्रकृति भी इम्पोर्टेंट है, प्रकृति, ये सारे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इसके लिए। भाई भाषा उसकी होनी चाहिए बिल्कुल जो क्या नाम बच्चे के अकॉर्डिंग हो, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग हो, आयु उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्षेत्र उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रकृति उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि समाज में जो बच्चा आपके स्कूल में आ रहा है, यानी कि जिसको आप जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हो उसके अनुरूप होना चाहिए। समाज में उसके गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें बच्चे के मनोवैज्ञानिक उसके सिद्धांतों को उसके एक तरह से पूरी तरह से अवसर प्रदान करने वाली जो बात करता हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे आता है व्यवस्थापन और अनुशासन का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन देखिए पेपर कराते कराते आपको ऑप्शन याद रह जाते हैं। फिर स्थापना एवं अनुशासन का प्रयोग, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा और विद्यालय के अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाल मनोविज्ञान सहयोग रूप से। अगर आपको देखो साइकोलॉजी नहीं पता तो आपका बच्चा, कोई बच्चा रो रहा है, कोई हल्ला मचा रहा है, कोई इस तरह लेके चल रहा है, तो आप उसे क्लास को हैंडल नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी इसलिए पढ़ाई जाती है कि जिससे आप 40 बच्चों को हैंडल कर सको, उनके जो स्तर को जान सको, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा क्लासरूम में जिंदा है, जिसे जिंदा कहते हैं कि
टीचर की लैंग्वेज में कि ये क्लासरूम में इसको सुन रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे समझ रहा है, उससे कहते हैं जिंदा। ठीक है, ये आपको जब आप क्लासरूम में पढ़ाओगे तब समझ जाओगे, वर्डिंग को समझ जाओगे कि क्लासरूम में जिंदा कौन है, ये वर्ड यूज़ करे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं, अनुशासन कर रहा है कि नहीं। साइकोलॉजी आपको ये समझा देगी कि बस आप उसे देखोगे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा नहीं पढ़ रहा। ठीक है, ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होंगी। अब आता है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील यानी कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। प्रगतिशील एक शिक्षा में मुख्यतः जोर दिया जाता है शिक्षण विधियों पे, व्यवहारिकता पर जो जोर दिया जाता है। आपको पता है इसमें शिक्षा विधि को बालक के स्वयं सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। यानी कि क्या जोर दिया जाता है, सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। याद रखना, प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहे हैं। चलिए पेन भी दूसरा ले लेते हैं, ये ले ले। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, शिक्षण विधि पर बालक के जीवन, क्रिया और विषय को एक स्थापित रूप से किया जाता है, उसकी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। और जो शिक्षण विधि है बालक की रुचि के महत्व देती है। इसमें क्या होते हैं, बालक की रुचि को महत्व दिया जाता है। फिर क्या आएगा, आगे चलते चल जाएंगे तो हम पढ़ते चल जाएंगे। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, शिक्षक को सामंजस्य एक तरह से महत्व दिया जाता है। उल्लेखित किया जाता है शिक्षा व्यवस्था को, विद्यालय और वातावरण का निर्माण किया जाता है। बढ़ चढ़ के बालक को समाज व्यक्तित्व को विकसित करने की बात किया जाता है। लोकतांत्रिक रूप से सफल और योगदान बना, यानी कि पूरा का पूरा वही जो चीज़ें जो हम अभी पहले ऊपर पढ़ के आए हैं। कैसे में बाल केंद्रित में इन्वॉल्व कराया जाता है। प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को इन्वॉल्व कर यानी कि बालक को जोड़ कर शिक्षा व उसका पूरा विकास करा जाता है। फिर क्या आ जाएगा, यानी कि एक तरह से चलते चल जाए तो यानी कि प्रगतिशील कक्षा में मान के चल रहे हैं शारीरिक, सामाजिक जो होते हैं और बौद्धिक, नैतिक, इस तरह के जो सारे व्यवहार हैं उसके इम्पोर्टेंट है। चारित्रिक निर्माण हो जाएगा, बिल्कुल A to Z उसका पूरा, यानी कि A to Z उसका प्रगतिशील कक्षा में इन्वॉल्व कर जाएगा। एक तरह से मान के चलें आज के जो वर्तमान शिक्षा है, वर्तमान शिक्षण में अनिवार्य और सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए जोर दिया जाता है। और आपको पता है मुख्यतः किसकी बात हो रही है, प्रगतिशील कक्षा की। प्रगतिशील कक्षा का सम्मान किया जाता है। शिक्षा के लक्ष्य व्यक्तित्व और विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए किसका यूज़ होता है, प्रगतिशील कक्षा में अवसर दिया जाता है। और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान किसके ऊपर है, सामाजिक प्रवृत्ति के ऊपर है तथा विद्यालय के ऊपर है। और विद्यालय जो आधुनिक सामाजिक जो चीज़ें हैं वो आती है, प्रगतिशील शिक्षा का योगदान है। तो ठीक है, तो इसलिए प्रगतिशील कक्षा या प्रगतिशील शिक्षा को शिक्षा के द्वारा और बच्चे को लेके चलकर इन्वॉल्व किया जाता है। ये था आपका आज का टॉपिक बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप जो वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो आप लाइक करो, जिससे हम भी आपको एक तरह से हमें भी आपको वीडियो देने में अच्छा लगे, आपको वीडियो देखने में ये इस तरह से तो ये लगता है कि आप वीडियो को बस देखते हो, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, आप बोरियत सा महसूस कर रहे हो। अगला टॉपिक है आपका बुद्धि निर्माण और समालोचनात्मक विचार। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना, और किसी को एनसीईआरटी के नोट चाहिए, पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।